स्टार्ट करते हैं जी मैनेजिंग ओरेकल इंस्टेंस या मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ओरेकल डेटाबेस 11 जी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में आपके पास डेटाबेस इंस्टेंस है, उसको मैनेज करते हैं। लिसनर है, उसको मैनेज करते हैं आप, जैसे उनको स्टार्ट शट डाउन करना होता है। मैनेजमेंट इंटरफेसेस आपके पास डेटाबेस कंट्रोल है, वो दैट इज कॉल्ड ग्रिड कंट्रोल और मैनेजमेंट एजेंट है, या जो आप इंटरप्राइज मैनेजर कहते हैं उसको डेटाबेस कंट्रोल भी कहते हैं। अभी जो आपने वेब पेज एक्सेस किया वो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस कंट्रोल। और मैनेजमेंट एजेंट है जो कि क्या करता है, वो डाटा लोड करके आपको इंटरप्राइज मैनेजर में ग्राफिकली दिखाता है आपको। और आपके पास लिसनर है जो कि लिसन कर रहा है इनकमिंग रिक्वेस्ट को और डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराता है। अगर आपने इंटरप्राइज मैनेजर को स्टार्ट या स्टॉप करना हो तो EMCTL इंटरप्राइज मैनेजर कंट्रोल यूटिलिटी के नाम से यूटिलिटी है, EMCTL उसका नाम है। स्टार्ट डीबी कंसोल करेंगे तो डीबी कंसोल स्टार्ट हो जाएगा, EMCTL स्टॉप डीबी कंसोल करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, EMCTL स्टेटस डीबी कंसोल करेंगे तो उसका स्टेटस दिखाई देगा। तो आपने जब भी डेटाबेस स्टार्टअप करनी होगी सबसे पहले लिसनर स्टार्ट करेंगे, फिर SysDB से कनेक्ट होकर डेटाबेस स्टार्टअप करेंगे, फिर आपने ये EMCTL स्टार्ट डीबी कंसोल की आपने कमांड SQL प्लस पे नहीं देंगे, आपने वो टर्मिनल पे देंगे, ठीक है लाएंगे। हाँ यस, मैन टर्मिनल पे आप SQL प्लस के अंदर ये EMCTL की कमांड नहीं देंगे। ये ऐसे SQL प्लस की तरह का डिफरेंट टूल है, लेकिन इसका काम या और ये वही काम कर रहा है बट या इंटरप्राइज मैनेजर का मेन पेज है, इसमें आप सिस या सिस्टम यूजर से लॉगिन हो सकते हैं। ये उसका होम पेज है, उसमें आपको इस तरीके से ग्राफ्स दिखा रहा होता है, इसका CPU यूजेज कितनी है एंड सो ऑन, क्या क्या हो रहा है। वो जो टूल्स हैं SQL प्लस एक टूल है आपके पास, एडिशनल इंटरफेस देता है डेटाबेस का, उसके थ्रू आप डेटाबेस की मैनेजमेंट कर सकते हैं, SQL कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन आपके पास SQL डेवलपर भी अवेलेबल है, SQL डेवलपर अभी हमने यूज नहीं किया। SQL डेवलपर भी देख लेते हैं। SQL डेवलपर जो है वो एक इसी तरह जैसे SQL प्लस है उसी तरीके से SQL डेवलपर भी है आपके पास। इसको मिनिमाइज करता हूँ। आप एक टर्मिनल ओपन करेंगे, उस टर्मिनल में आप करेंगे CD $, Oracle _home। अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल को आपने यूज करना हो उससे पहले $साइन लगा देते हैं, तो $CD स्पेस $साइन इन्वायरमेंट वेरिएबल है ना ओरेकल होम का, उस ओरेकल होम के इन्वायरमेंट वेरिएबल को रेफरेंस करना हो या उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की है उसको यूज करना हो तो उससे पहले $साइन लगा देंगे। CD स्पेस $साइन Oracle _home, Oracle होम अपर केस में देंगे, एंटर करेंगे तो ये आपको Oracle होम में ले जाएगा। और PWD लिख के एंटर करें ना तो आपको ये Oracle होम में ले जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ Oracle होम है, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह करेंगे CD SQL डेवलपर DE लिखे ना, SQL D लिखे ना, टैप कर दें D और टैप करें, नो स्पेस, CD स्पेस SQL डेवलपर में आ गया, इसमें LL करें। नो ये बैच प्रॉब्लम नहीं, आप तो ऑलरेडी इसमें ना आपने क्या किया CD स्पेस D टैप, बाकी नाम ओके LL करें। आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखा रहा हूँ, इसमें एक फाइल होगी SQL developer.sh। इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, कैसे करेंगे? लाइनक्स में कोई भी फाइल एग्जीक्यूट करनी हो, चाहे वो रन इंस्टॉलर है या कोई भी है जिसको डिस्क की एक्सटेंशन .sh होती है, ./ हाँ तो इसको हम करेंगे ./SQL या हम करेंगे ./SQL developer.sh पर एंटर करना। ये एक टूल ओपन कर देगा जिसमें आप क्यूरीज, जैसे SQL प्लस में क्यूरीज देख सकते हैं ना, वैसे इसमें क्यूरीज देख सकते हैं। ये ग्राफिकल है, वो आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू माइग्रेट फ्रॉम अ प्रीवियस रिलीज, नो करते हैं जी, क्यों हम तो प्रीवियस कोई रिलीज नहीं यूज कर रहे।
एक विंडो ओपन होगी, क्लोज कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे आप कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर प्लस का साइन है ग्रीन कलर, उस पर क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कनेक्शन का कोई भी नाम दे दें, फॉर एग्जांपल माय डेटाबेस, या जो डेटाबेस का नाम है वो दे दें। फॉर एग्जांपल मेरी डेटाबेस का नाम है DB11G। आप जहाँ कनेक्ट होना चाहते हैं HR यूजर से, तो यूजर का नाम दे दें HR, पासवर्ड दे दें HR, और यहाँ पे सेव पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर आप पासवर्ड चाहते हैं बार बार ना देना पड़े, आप सेव कर दें। हाँ, मतलब आप उसे गिन दें तो कोई मसला नहीं है। फिर आप यहाँ पे देखें कनेक्शन टाइप, ये इस जगह कनेक्शन टाइप आ रहा है। बेसिक में की जगह आपने इसको, इस पर क्लिक करें, इसमें TNS आ रहा होगा, इसको सिलेक्ट कर लें। अब नीचे नेटवर्क एलियस आ गया होगा, इस पर क्लिक करें और ये DB11G सिलेक्ट कर लें और इसको सेव कर लें। ये सेव का बटन है आपके पास, जैसे आपने वो ड्रॉप डाउन किया उसमें आपको लिसनर भी आ रहा है। हाँ, वो दरअसल 2 सर्विसेज बनी हुई इसलिए, आपके केस में एक ही आ रही होगी। यही है। हाँ, वो कोई मसला नहीं है। इसको सेव कर दें और इसको टेस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिएगा तो फिर जी द अकाउंट इज लॉक्ड। मेरे केस में अकाउंट लॉक का मैसेज आया है। हाँ, अब आप क्या करें, इसको ऐसे रहने दें, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, ओपन टर्मिनल करें और यहाँ पे लिखें आप LSNRCTL स्पेस स्टार्ट, ओके लिसनर, तो लिसनर को स्टार्ट करें। LSNRCTL इकट्ठा लिखें, CTL। ठीक है, ओके। मैं जरा अपना अकाउंट अनलॉक कर लूँ। ठीक है जी, अब इसको टेस्ट करते हैं। अब देखिए मेरे पास स्टेटस सक्सेस आ रहा है, आप करें स्टेटस में देखिए क्या आ रहा है। failure that failed the network traffic cannot be established. Do I need to connect No, like shut down and no. Let me check. So, we'll connect it. ये आ गया आपके पास, ऐसे ही है ना, ऐसे स्क्रीन आ गया आपके पास। अब ये आपके पास आ गई, ठीक है। इसको आप यहाँ पे जो है ना ड्रैग कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल ये जो विंडो है, आप इस चाहते हैं इसको ड्रैग करके ना छोटा कर दें, ये ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से इसको भी ड्रैग कर सकते हैं, ये ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, क्यों नहीं लिखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हाँ एम्प्लॉइज। अब आपने इसको एग्जीक्यूट करना है तो ये आपके पास बटन है प्ले का, या तो F9 प्रेस कर दें या फिर इस बटन को क्लिक कर दें, उसने डाटा दिखा दिया आपको। ठीक है, तो डाटा आपको ये देखें, आपके पास डाटा सारा नजर आ रहा है आपको। तो ये बड़ा अच्छा टूल है। आप इसमें कोई क्यूरी गलत भी हो जाए तो उसको चेंज करना भी बड़ा आसान है, ईडी नहीं करना पड़ेगा आपको। ग्राफिकल टूल है, ठीक है। और दूसरा या और इसके बाद आप ये प्लस के साइन पे क्लिक करें, आपको डेटाबेस आ जाएगा। प्लस के साइन पे क्लिक करें, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ट्रैक करके। तो ये टेबल्स, ये देखें, आपको सारे टेबल्स पे क्लिक करें तो आपको सारे टेबल्स इस यूज़र के बता देगा। इस यूज़र ने जितने व्यूज़ क्रिएट किए हैं वो सारे बता देगा, ठीक है। किसी एक टेबल को राइट क्लिक करें अगर, या किसी एक टेबल पे क्लिक करें तो उसका स्ट्रक्चर दिखा देगा आपको। नहीं, सिंपली क्लिक करें ना, सिंपली क्लिक करें उस टेबल के में जो ना
कॉलम्स के नाम, उनके डेटा टाइप्स एंड सो ऑन, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। डाटा पे क्लिक करेंगे तो उस टेबल का सारा डाटा दे देगा आपको। कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक करेंगे तो उस टेबल पे जितने कॉन्स्टेंट्स लगे उनके नाम और बता देगा एंड सो ऑन। तो एक सिंगल जगह से आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और इस पे आप ये देखें, आप दो विंडोज ओपन हो गई होंगी, एक ये DB11G के नाम से और एक कंट्रीज का या जो भी टेबल है। अब इस पे विंडो पे आएंगे ना तो आपको आपके पास क्रॉस का बटन आ जाएगा, तो ये करेंगे तो आपकी ये विंडो क्लोज हो जाएगी। आपने एक और SQL प्लस रन क्यूरी रन करनी है, ये आपके पास है जी फाइल, या ये आपके पास ये न्यू का ऑप्शन है आपके पास फाइल में, या आपके पास ये ऊपर न्यू का, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, वो पूछेगा जी आपने क्या करना है, तो हमें SQL फाइल चाहिए, ओके करेंगे। आपके पास और फाइल का कोई नाम दे दे, वो इस लोकेशन पे इस नाम से ये फाइल सेव कर देगा, आप जिस मर्जी नाम से सेव कर दें। फिर उसमें जो क्यूरीज लिखेंगे वो आप सेव करेंगे, वो सेव करें। अब आपके पास ये दो फाइल आ गई, दो में डिफरेंट तरह की जो क्यूरीज लिखना चाहते हैं वो लिख के एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल फाइल्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये टूल आप आगे जब आप प्रैक्टिस करें ना उसकी, तो आप इस टूल को यूज कीजिएगा, SQL 12। So SQL Developer is a graphical user interface for accessing your instance of database. Port development in both SQL and PLSQL is available in the default installation of Oracle database. By default install हो जाता है 11G रिलीज ऑनवर्ड, ठीक है। 10G में ये नहीं था, 9i में नहीं है, लेकिन अलग से डाउनलोडेबल किया जा सकता है इंटरनेट से, तो आप 9i के साथ, हाँ 9i के साथ भी यूज कर सकते हैं 10G में, लेकिन 11G में खुद से इंस्टॉल हो जाता है, चाहे विंडोज में हो चाहे लाइनक्स में हो। ये Oracle होम में SQL डेवलपर के नाम से फोल्डर है, वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, उसको आप इन्वोक कर सकते हैं। विंडोज में आप करेंगे तो उसमें एक उसकी एक्सिट फाइल होगी, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। लाइनक्स में करेंगे तो इसकी SH फाइल होगी, उसको आप ओपन करें। SQL प्लस अगर आपने ओपन करना है तो SQL प्लस ओपन करें, यूजर नेम दें, वो कनेक्ट हो जाए, फिर क्यूरीज लिख सकते हैं आप। स्क्रिप्ट कैसे कॉल करते हैं ये थोड़ी देर में देखते हैं आगे। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर एक फाइल एक ऐसी फाइल है जिसमें आपकी डेटाबेस के सारे पैरामीटर्स हैं। जब डेटाबेस स्टार्टअप होती है तो इस फाइल को रीड किया जाता है और फिर उस हिसाब से मेमोरी एरियाज एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। So this is called your SP फाइल या फिर P फाइल। दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक होती है SP फाइल और एक होती है P फाइल। ये दोनों आपकी इनको पैरामीटर फाइल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें पैरामीटर सेव होते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपकी डेटाबेस में SP फाइल यूज हो रही होती है, ये बाइनरी होती है, और ये पड़ी होती है जी ओरेकल होम में, जहां पे भी आपका ओरेकल होम है उसमें DBS के नाम से एक फोल्डर होगा लाइनक्स के केस में, और विंडोज के केस में ओरेकल होम में डेटाबेस के नाम से फोल्डर होगा। ये विंडोज के केस में, ठीक है, और ये लाइनक्स में। इसमें फाइल आपकी पड़ी होगी SP फाइल, और आगे आपकी डेटाबेस का नाम हमारे केस में होगी DB11G डॉट और आगे नाम से, ठीक है। दिस इज योर SP फाइल, क्योंकि इसका नाम ये है, ठीक है। फिर हो सकता है इसी लोकेशन पे आपकी एक और फाइल भी पड़ी हो, उस फाइल का नाम हो सकता है P फाइल DB11G डॉट हो रहा, ये आपकी पैरामीटर P फाइल है। ये वाली दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट फाइल है, इसमें अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो आप, हाँ मतलब आपने कोई भी चेंजेस करनी है इस फाइल के अंदर, तो आपने इस फाइल को gedit में या vi में ओपन करना है, मैन्युअली पैरामीटर सेट करना है और सेव करना है, और फिर डेटाबेस को शट डाउन करके दोबारा स्टार्ट करना है, तब इफेक्टिव होगा। लेकिन ये जो फाइल है इसको आप मैन्युअली ओपन करके एडिट नहीं कर सकते, इसको हमेशा कमांड से करेंगे। हाँ ये बाइनरी है, इसको कमांड से करेंगे आप, ठीक है। SQL प्लस में कनेक्ट होंगे, वहाँ पे कमांड देंगे तो इस फाइल में जाके चेंजेस हो जाएंगे वो खुद ही। तो आपकी डेटाबेस में दोनों फाइल्स हो सकती हैं पड़ी, लेकिन यूज बाय डिफॉल्ट ही होती है SP फाइल, ये वाली यूज नहीं हो रही होती। अगर आपने कोई पैरामीटर चेंज किया है इसमें
तो ऑटोमेटिकली इसमें चेंज नहीं होगा। Okay. ठीक है, एक वक्त में कोई एक यूज हो रही होती है। So if we change the parameter in the known one, Yeah. P file, Yeah. not SP file. हाँ, तो then कभी नहीं होगा, SP file what will do? कुछ भी नहीं करेंगे। ये दोनों स्टैंड अलोन फाइल है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। Okay, so बेटर ये है कि आप एसपी फाइल यूज करें। अगर आप एसपी फाइल आपके पास नहीं है तो पी फाइल आपके पास होगी। पी फाइल से एसपी फाइल बनाई जा सकती है, एसपी फाइल से पी फाइल बनाई जा सकती है। okay. So, अगर आपने कोई चेंजेस किए तो पी फाइल में चेंजेस किए हैं तो उससे एसपी फाइल बना लें। एसपी फाइल में कोई चेंजेस किए हैं तो आप चाहते हैं वो पी फाइल बना के उसको सेव कर लें अपने पास, तो एसपी फाइल से पी फाइल बना लें। ठीक है, so हमने तो parameters P file में चाहिए। अमल कौन से पैरामीटर्स? ये जब ये at the start of the software installation. नहीं, वो डिफरेंट थे। वो cctl.conf वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फाइल थी, ये डेटाबेस की फाइल है। अच्छा, वो Oracle के वो से रूट यूजर्स हमने किए थे ना, मतलब Oracle सॉफ्टवेयर की फाइल थी। वो थी लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल cctl.conf। वो लाइनिक्स की कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज की थी। लाइनिक्स को हमने बताया कि इतना डाटा हाँ, हमने करना है, हाँ। लिमिटेशन है उसमें। हाँ, और ये डाटाबेस की फाइल, Oracle की फाइल आपने हाँ, जिसमें हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर कॉन्फ़िगरेशन कर दी। ठीक है। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो दो तरह की फाइल्स हैं आपके पास, पी फाइल एंड एसपी फाइल। हो सकता है पढ़ी दोनों हो, लेकिन यूज बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंस होगी एसपी फाइल की होगी। अच्छा, अब इस एसपी फाइल या पी फाइल में ना आपके पैरामीटर्स होते हैं सारे, क्या एसजीए का क्या साइज होगा, पीजीए का क्या साइज होगा, और इसके अलावा शेड पूल का क्या साइज होगा, पार्ट ऑफ द डेटाबेस। या changing of those parts. यस Before we in the Linux we said we need this much. या बिल्कुल But it's not now we are allocating that memory. Okay. ठीक है? So how to change those values? या ओके। Let's start with the- सो इनिशियली जब आप एसक्यूएल प्लस ओपन Link as well. ओके गुड आप जब आप डेटाबेस स्टार्टअप इनिशियली आप डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं तो योर डेटाबेस इज डाउन। So yeah. आप सिंपली करते हैं जी स्टार्टअप। तो क्या होता है, सबसे पहले जो है ना डेटाबेस, Goes and gets back. हाँ, सबसे पहले डेटाबेस पैरामीटर फाइल को रीड करती है, एसपी फाइल को। SP. उसको पता है एसपी फाइल कहाँ पे पड़ी है, ओरेकल होम में डीबीएस के फोल्डर में, लाइनिक्स के केस में। वहाँ पे जाएगा, एसपी फाइल आपकी डेटाबेस का नाम डाटोरा के नाम से फाइल होगी, उसको रीड करेगा। मेमोरी एरिया जितना, लेट्स से एसपी फाइल में मेमोरी है जी, एक पैरामीटर होगा SGA अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर साइज के नाम से। वो बताएगा कि SGA का कितना साइज है, इसमें आपने दिया जी 800 MB। तो जैसे ही इस फाइल को रीड करेगा, मेमोरी के अंदर 800 MB मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई करेगा, वो SGA बना देगा और बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड कि आपका इंस्टेंट स्टार्ट हो गया। Okay. Those processes take that 800 within. नो वो आउटसाइड द 800। ठीक है, अच्छा, दैट इज कॉल्ड कि जब आपका ये काम हो जाए, एसपी फाइल रीड हो जाए, आपका SGA बन जाए, बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड कि आपकी डेटाबेस नो माउंट स्टेज पे आ गई है। योर डेटाबेस विल बी एट नो माउंट स्टेज। एट नो माउंट स्टेज देयर इज Oracle इंस्टेंस इज अवेलेबल। ठीक है, देन नो माउंट से डेटाबेस नेक्स्ट स्टेज पे जाती है, दैट स्टेज इज कॉल्ड माउंट। Yeah, it says mounted. या It gives you message. या माउंट स्टेज पे जाने के लिए वो डेटाबेस की कंट्रोल फाइल्स को रीड करती है। अच्छा, एसपी फाइल को तो उसको पता है कि कहाँ पे पड़ी हुई है, वो जाके उसको रीड कर लेती है। कंट्रोल फाइल को उसको कैसे पता चलता है कंट्रोल फाइल कहाँ पे है, किस नाम से है, उसको रीड करे। SP files को देखिए, जब आप डेटाबेस स्टार्टअप करते हैं सबसे पहले फाइल रीड होती है एसपी फाइल, और डेटाबेस नो माउंट स्टेज पे आ जाती है। एसपी फाइल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एसपी फाइल कहाँ पड़ी होती है, it's sitting in the Oracle होम home और or DBS की फोल्डर। ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर नाम है, उसी नाम से वो सर्च करेगा, अगर मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज हमने नाम चेंज कर दिया तो फिर उसको नहीं मिलेगी। एक नाम से चेक करता है। अच्छा, अब एसपी फाइल को रीड करके डेटाबेस आ गई नो माउंट स्टेज पे। अब नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए उसको कंट्रोल फाइल रीड करनी है। so it should be a link in SP. या एसपी फाइल के अंदर एक पैरामीटर होता है कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स के नाम से। Because we tell it and we do it. या कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स के नाम से एक पैरामीटर होता है, उसमें कंट्रोल फाइल्स के नाम और पाथ दिए होते हैं। तो वो एसपी फाइल तो ऑलरेडी रीड हुई है ना,
तो उसमें कंट्रोल फाइल्स का पैरामीटर रीड करेगा, उसमें कंट्रोल फाइल्स के नाम और पाथ देखेगा, उस पाथ पे जाएगा, कंट्रोल फाइल ओपन करेगा, रीड करेगा, और जब वो रीड हो जाएगी डेटाबेस कंट्रोल फाइल को रीड राइट मोड में ओपन कर देगा, डेटाबेस माउंट स्टेज पे चली जाएगी। देन माउंट से डेटाबेस जाएगी फाइनली ओपन स्टेज पे, और इस स्टेज पे जाने के लिए वो सारी की सारी डेटा फाइल्स control file already have those. या डेटा फाइल्स एंड redo log फाइल्स को रीड राइट मोड में ओपन करेगी डेटाबेस। तो डेटा फाइल्स और redo log फाइल्स के नाम उसको कंट्रोल फाइल से मिल जाएंगे और पाथ मिल जाएंगे, उस लोकेशन पर जाएगी डेटाबेस ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से डेटाबेस स्टार्टअप होती है। अब इनमें से किसी स्टेज पे भी कोई मसला आ जाए, फॉर एग्जांपल एक डाटा फाइल मिस हो गई है तो डेटाबेस माउंट स्टेज पे रुक जाएगी, या कंट्रोल फाइल मिस हो गई है तो डेटाबेस नो माउंट स्टेज पे रुक जाएगी, या एसपी फाइल नहीं मिल रही तो डेटाबेस स्टार्ट ही नहीं होगी। Can you fix those? दैट इज द ड्यूटी जो हम करते हैं। कोई भी मसला आ जाए तो कब बहुत रेयर है मसला आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो ये स्टेजेस आपको पता होंगे तो आपको पता होगा यार कौन से स्टेज पे डेटाबेस है। ये समझ आ गई आपको डेटाबेस। अब डेटाबेस को इन डेटाबेस को स्टेजेस में स्टार्ट किया जाता है। पर्पस क्या है कि डिफरेंट स्टेजेस पे आप डेटाबेस में डिफरेंट काम कर सकते हैं। नो माउंट पे डिफरेंट कर सकते हैं, माउंट पे डिफरेंट काम कर सकते हैं, ओपन पे आपके नॉर्मल यूजर कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी, जैसे आप साथ साथ फॉलो कीजिएगा बेशक। एसक्यूएल प्लस एक ओपन करते हैं, और /SSDBA से लॉगिन हो जाते हैं। शट डाउन इमीडिएट करता हूँ, डेटाबेस डाउन हो जाएगी। शट डाउन करूंगा तो डेटाबेस, अभी शट डाउन का पढ़ते हैं कि शट डाउन कैसे करें। फिलहाल शट डाउन इमीडिएट कर रहा हूँ। Shut down maybe that हाँ अभी करते हैं। immediate. हाँ शट डाउन डाउन स्पेस इमीडिएट। ठीक है, मैंने click किया हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। database close this mounted. शट Okay, and it goes the same way. या रिवॉल्व शट डाउन में जाएंगे। ठीक है, अगर आपने स्टार्टअप करना, सिंपली स्टार्टअप अगर करके एंटर करेंगे तो वो सारे स्टेजेस में जाएगी। ठीक है, अगर आप सिंपली करेंगे स्टार्टअप नो माउंट Okay. तो नो माउंट स्टेज पे जाके रुक जाएगी। Okay. उसने मेमोरी एरिया को पाई किया है, उसको बता दीजिए कि इतना मेमोरी एरिया उसने लिया है, और redo log बफर्स को दिया है, डेटाबेस बफर कैशे को दिया है, आपके शेड पूल, लार्ज पूल, जावा पूल को दिया है, और फिर डेटाबेस मेमोरी एरिया लोकेट हो गया, डेटाबेस नो माउंट पे आ गया। ठीक है, देन आप नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहें तो आप करेंगे अल्टर डेटाबेस माउंट, तो नो माउंट से माउंट पे चली जाएगी। अल्टर डेटाबेस स्पेस माउंट, ये ना Alter database is not particular space. जब भी आप करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर कमांड के पास स्पेस ही आती है। माउंट डेटाबेस अल्टर्ड का मैसेज आएगा आपको। देन आप ओपन स्टेज पे जाना है तो आप करेंगे अल्टर डेटाबेस ओपन। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप सिंपली स्टार्टअप लिखेंगे, वो खुद ही नो माउंट ओपन पे जाके जाएंगे। लेकिन अगर किसी स्टेज पे रुकना चाहते हैं आप तो स्टार्टअप नो माउंट या स्टार्टअप माउंट
करके आप उस पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंच सकते क्लोज हैं। हाँ, और फिर आप अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेज से अगली स्टेज पे जाना चाहते हैं तो अल्टरनेट डेटाबेस और उस स्टेज का नाम, यह भी आपने सारा कर लिया। ठीक है, अच्छा, दो तरह की पैरामीटर फाइल्स होती हैं। एक होती है बेसिक, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास अभी बेसिक पैरामीटर फाइल है। एक होती है एडवांस्ड। एडवांस में क्या होता है, आप अपने हिसाब से पैरामीटर चेंज कर लेते हैं। आप जब भी एक नई डेटाबेस स्टार्ट क्रिएट करते हैं तो वो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है सारी। फिर आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, लेट से आपके पास मेमोरी है 16 GB, तो फिर SGA का साइज थोड़ा बड़ा रख लेंगे एंड सो ऑन। तो वो जो अपने हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो एडवांस पैरामीटर फाइल कहलाते हैं। लेकिन फर्क नहीं, ये पैरामीटर्स होते हैं पैरामीटर फाइल के अंदर। कंट्रोल फाइल्स में कंट्रोल फाइल के नाम, DB फाइल में नंबर ऑफ डेटा फाइल्स कितनी हो सकती है, डेटा फाइल्स में प्रोसेसेस में मैक्सिमम कितने प्रोसेसेस डेटाबेस के ऊपर एट अ टाइम हो सकते हैं, DB ब्लॉक साइज में डेटाबेस का ब्लॉक साइज, हाँ ये चेंज किया जा सकता है। ठीक है, DB ब्लॉक साइज डेटाबेस का ब्लॉक साइज, लेकिन ये चेंज नहीं किया जा सकता। DB कैशे साइज, आपकी डेटाबेस बफर कैशे का साइज, ब्लॉक साइज तो आपने बताया ना 8 किलोबाइट, लेकिन वो इसमें स्पेसिफाई होता है ना। अगर आप अपने डेटाबेस का ब्लॉक साइज देखना चाहें तो इस पैरामीटर को देख लें। लेट से आपने पहले किसी ने डेटाबेस क्रिएट की है, आपको नहीं पता, बताया वो 2, 4, 8, 16 या 30, इनमें से कोई एक होगा। नहीं, ये चेंज नहीं होगा। ब्लॉक साइज आपने ड्यूरिंग डेटाबेस क्रिएशन जो बना दिया वो बना दिया। ठीक है, या कुछ पैरामीटर्स हैं जो बाकी चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, DB कैशे साइज में आपकी डेटाबेस बफर कैशे का साइज एंड सो ऑन। SGA टारगेट, मेमोरी टारगेट, फिर छोड़ रहा हूँ मैं, PG एग्रीगेट, शेयर्ड पूल, अनडू मैनेजमेंट, ये बहुत सारे पैरामीटर हैं। आपने कोई पैरामीटर अगर देखना हो तो आपके पास कमांड है शो पैरामीटर और आगे पैरामीटर का नाम दे दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैरामीटर है शेयर्ड अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर साइज। नो 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 स्टाइल, सिंपली शो पैरामीटर लिख के एंटर करेंगे तब वो सारे दिखा देंगे। शो स्पेस पैरामीटर लिख के नाम अगर ना दे तो सारे दिखा देंगे, नाम दे तो फिर वो पर्टिकुलर दिखाएंगे। हाँ, ये आगे हर चैप्टर में हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पर्पस ये है कि आपको पैरामीटर देखना आ जाए, पैरामीटर चेंज करना आ जाए। कौन सा पैरामीटर क्या करता है वो भी हम नहीं पढ़ रहे, तो पर्पस इसके आपको पैरामीटर देखना आ जाए। तो पैरामीटर देखने के लिए शो पैरामीटर और आगे पैरामीटर का नाम। अगर आपको पैरामीटर का नाम नहीं पता जीरो दिखा रहा है या फिर शेयर फुल जीरो, वो रीजन है जीरो है, वो ओरेकल ने ऑटोमेटिकली उसको मैनेज कर रहा है, इसलिए इसको जीरो सेट करें। हम इसको मैनुअली सेट करें तो फिर हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, देन अगर आपको पैरामीटर का नाम पूरा पता है फिर तो ठीक है। लेट्स से आप पूरा पैरामीटर का नाम नहीं पता, आपको पता है कि पैरामीटर में शुरू में शेड आता है या पैरामीटर में पूल आता है, तो आप करेंगे शो पैरामीटर। शो को SHO भी लिखा जा सकता है। ठीक है, शो पैरामीटर फॉर एग्जाम्पल पूल कर दें। ऐसे सारे पैरामीटर जिनमें किसी भी जगह पूल आता है वो सारे आपको दिखा देंगे। ठीक है, या यहाँ पे देखें तो आपके पास एक तो $V पैरामीटर के नाम से एक टेबल है, व्यू है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल करें जी, क्लियर करते हैं इसको, आप उस पर आ जाएंगे। चलिए इसी पर बोलते हैं डिस्क्राइब $V पैरामीटर। ये डेटाबेस के इंटरनल टेबल है, बहुत सारे काम होते हैं इसमें। या तो अब ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इसमें हम ले लेते हैं सिलेक्ट नेम कामा वैल्यू फ्रॉम $V पैरामीटर वेयर नेम लाइक परसेंटेज पूल परसेंटेज। आपने क्या किया, आप उस पर लिखें, बल्कि ताकि ये इसमें देखें इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से नजर आएगी। आप एसक्यूएल डेवलपर में लिखिएगा, एसक्यूएल डेवलपर में आए, एसक्यूएल डेवलपर में ना आपने क्या करना है कि ये राइट क्लिक करना है कनेक्शन पे, क्योंकि आपने डेटाबेस डाउन कर दी थी ना,
तो डिस्कनेक्ट कर दिया होगा उसने। आपका जो DB11G के नाम से है ना, इस पर राइट क्लिक करें और डिस्कनेक्ट पे क्लिक करें। फिर बाद हाँ डिस्कनेक्ट, फिर DB11G पे राइट क्लिक करें और कनेक्ट पे क्लिक करें। अच्छा, ये कनेक्ट उसने डिफॉल्ट यूजर से कर दिया होगा। कौन से यूजर से? वो जो हमने HR दिया था। अब क्योंकि हम जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन अभी करेंगे ना, उसमें जो यूजर हमने यूज करना है वो सिस या सिस्टम करना है। तो आप क्या करें, ये प्लस के साइन पे क्लिक करके एक और सेशन बना लें। इसको करते जी DB11G_ मैं सिस नाम दे देता हूँ। सिंपली सिस, उसका पासवर्ड और सेव करना है, और रोल में आपने सिस DBA सेलेक्ट कर लेना है, और कनेक्शन टाइप में आपने TNS करना है, और यहाँ पे आपने DB11G सेलेक्ट कर लेना है, इसको सेव कर देना है, टेस्ट करना है और कनेक्ट कर देना है। ऊपर 3-4 विंडो, और तो वो बंद कर दें कि विंडो रहने दें। नहीं, वो अगर आप एक्चुअली सेव करना चाहते हो सेव कर दें। ठीक है, आप यहाँ पे वो क्यूरी लिख लें, सिलेक्ट नेम कॉमा वैल्यू फ्रॉम $. पैरामीटर नेम लाइक % pool %। तो ये आपको आउटपुट दिखा रहा है, ये पैरामीटर्स हैं, ये इनकी वैल्यूज हैं। तो पैरामीटर्स दो तरीकों से देखे जा सकते हैं, एक तो शो पैरामीटर करके और दूसरा $. पैरामीटर के व्यू से क्यूरी करके। ठीक है, सो यहाँ पे देखें शो पैरामीटर, पैरामीटर का नाम देंगे, वो पर्टिकुलर पैरामीटर दिखाएगा। शो पैरामीटर तो सिंपली वो कोई कीवर्ड दे दें, वो कीवर्ड किसी भी पैरामीटर में जहां पे भी आ रहा होगा वो आपको वो पैरामीटर दिखा देगा। दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक और एक होते हैं डायनेमिक। स्टैटिक पैरामीटर्स वो होते हैं कि कैन बी चेंज ओनली द पैरामीटर फाइल एंड रिक्वायर रीस्टार्टिंग द इंस्टेंस बिफोर टेकिंग इफेक्ट। अगर आपने वो चेंज किया तो वो चेंज वो जो ना आप करेंगे फाइल के अंदर, और फिर डेटाबेस को शट डाउन करके दोबारा स्टार्टअप करेंगे तो फिर इफेक्टिव होगा, क्योंकि डाटा आपकी पैरामीटर फाइल जब डेटाबेस स्टार्टअप हो रही है तो उस वक्त रीड होती है, उसके बाद नहीं रीड होती है। ठीक है, और डायनेमिक पैरामीटर्स हैं कैन बी चेंज व्हाइल डेटाबेस इज ऑनलाइन, कैन बी अल्टर्ड एट सेशन लेवल और सिस्टम लेवल, ऑल valid for the duration of session or based on the scope settings, are shared by using alter session or alter system commands. For example, जब आपकी डेटाबेस चल रही हो so if your database is running तो क्या होगा, आपके पास एक SGA होगा, बैकग्राउंड प्रोसेसेस होंगे, हार्ड डिस्क के ऊपर सेट ऑफ फाइल्स होंगी, डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीड लॉग फाइल्स, ऐसे ही है ना। और आपके पास हार्ड डिस्क पे एक SP फाइल भी होगी, उसमें पैरामीटर होंगे सारे। इसमें होगा जी शेयर्ड पूल का साइज। फॉर एग्जांपल आपने पैरामीटर फाइल के अंदर शेयर्ड पूल का साइज रखा हुआ है 100 MB। तो जब डेटाबेस स्टार्टअप हुई तो शेयर्ड पूल का साइज यहाँ पे कितना होगा, दिस इज 100 MB। ठीक है, अब आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पैरामीटर को चेंज करने के लिए करेंगे अल्टर सिस्टम
ये कमांड देंगे, उसके बाद सेट और आगे पैरामीटर का नाम है, पूरा नाम देना पड़ेगा। लेट्स से 900 सेमीकोलन। तो क्या होगा, इसको लेट्स से इसको 100 है, आपने 200 MB कर दिया। तो क्या होगा, जब ये इसको रन टाइम पे मेमोरी के अंदर इसको चेंज करेगा और शेड पूल का साइज ग्रो कर देगा, ये 200 MB होगा और साथ ही फाइल में भी जाके सेव कर देगा, ये भी 200 MB होगा। मीन्स के जब आप अल्टर सिस्टम सेट पैरामीटर का नाम इक्वल टू कोई वैल्यू देंगे तो बाय डिफॉल्ट दोनों जगह पे चेंज होगा। कहां पे, मेमोरी में एंड SP फाइल। लेकिन ये उस केस में सक्सेसफुल होगा जब वो डायनेमिक पैरामीटर है। अगर ये स्टैटिक पैरामीटर है तो फिर वो जब मेमोरी में चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसको एरर आ जाएगा, तो फिर दोनों जगह चेंज नहीं करेगा अगर आपने इस तरीके से चेंज किया। तो फिर एक ऐसा पैरामीटर है जो कि स्टैटिक है, फॉर एग्जांपल SGA_max_size, ये एक स्टैटिक पैरामीटर है। इसको अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे ना तो ये एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल हम चेंज करने की कोशिश करते हैं कोई एक पैरामीटर, हम करते हैं जी हम करते हैं अल्टर सिस्टम सेट शेड अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू 150 MB। तो इसे चेंज कर दिया, ठीक है। हम करते हैं अल्टर सिस्टम सेट SGA_max_size इक्वल्स टू 900 MB। एरर दे दिया। जो एम स्मॉल में देनी है, कैपिटल में, एम मींस MB, G में GB, ठीक है। तो ये डायनेमिक पैरामीटर था इसलिए उसने रन टाइम पे भी चेंज कर दिया, फाइल में भी चेंज कर दिया। ये स्टैटिक था, वो रन टाइम पे चेंज करने गया, उसको SGA के अंदर उसको एरर आ गया, उसने फाइल में भी चेंज नहीं किया इसको। तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप करेंगे अल्टर सिस्टम सेट पैरामीटर का नाम, या एक और पैरामीटर हम देख लेते हैं, अल्टर सिस्टम सेट डायनेमिक है। अच्छा, मैं करता हूँ जी अल्टर सिस्टम सेट SGA_max_size इक्वल्स टू 1024 M, स्कोप इक्वल्स टू SP5। इसे स्कोप बताऊंगा कहाँ पे चेंज करूँ। बाय डिफॉल्ट स्कोप बहुत होता है, बहुत का मतलब है मेमोरी भी और SP फाइल भी, और ऐसा पैरामीटर जो मेमोरी में रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकता, उसमें आप बताएंगे अल्टर सिस्टम सेट पैरामीटर का नाम, उसकी कोई वैल्यू और स्पेस देके स्कोप इक्वल टू, स्कोप में आप दे सकते हैं मेमोरी या दे सकते हैं SP फाइल या फिर बोथ। बाय डिफॉल्ट बोथ होता है अगर आप ना स्पेसिफाई करेंगे। हाँ, तो अगर वो दोनों पे हो सकता है तो ऐसा पैरामीटर जो डायनेमिक हो वो दोनों जगह पे चेंज हो सकता है। ऐसा पैरामीटर जो स्टैटिक हो वो सिंपली फाइल में चेंज होता है, फिर डेटाबेस शटडाउन करते हैं, स्टार्टअप करते हैं तो फिर वो इफेक्टिव होता है। सो इट इज क्लियर। That one is clear, dynamic and static. Dynamic is while it's running it will do it. Yeah. And static it won't. Yeah. So you'll have to change it in the SP file first. Okay. Then you will shut down the database and again start it up. Then SP file will be read again. So now we change the SP file Yeah. only. हाँ, अब ये इफेक्टिव नहीं हुआ। अब जब ये डेटाबेस डाउन करेंगे तो स्टार्टअप करेंगे, फिर SP फाइल रीड होगी, उसमें ये पैरामीटर रीड होगा, उस हिसाब से मेमोरी एरिया स्पेसिफाई करेगा। ठीक है। So there are two types of parameters, static and dynamic. Okay, another question. You know where you set size equal 1024 M. If you don't write M or वो एरर देगा कितना करना है, उसको नहीं पता।
But I didn't wrote M and it says system alter. उसने फिर वो बाइट्स में सेट कर दिया होगा, बाइट्स में करेगा, दोबारा से करेगा. So I said size equal 104 and I just looked at it. I put M only. I say save. ठीक है. अब जो पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो सेशन लेवल पे अल्टर सिस्टम करके करेंगे अगर पैरामीटर चेंज, तो उसका इम्पैक्ट सारे यूजर्स पे होगा. कुछ पैरामीटर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्टर सिस्टम करके चेंज किए जा सकते हैं, कुछ पैरामीटर जो अल्टर सिस्टम करके भी किए जा सकते हैं और अल्टर सेशन करके भी किए जा सकते हैं. अल्टर सेशन से जो करेंगे उसका स्कोप सिर्फ उस पर्टिकुलर सेशन तक रहेगा. कौन से पैरामीटर हैं जो सेशन स्पेसिफिक हैं, कौन से पैरामीटर जो सिस्टम स्पेसिफिक हैं, वो आप देख सकते हैं. वीडा से पैरामीटर में एक डिस्क्राइब अगर आप करें वीडा से पैरामीटर को, इसको यहाँ पे अगर आपको कॉलम्स के नाम चाहिए ना, तो वीडा से पैरामीटर को हम एलियस दे देते हैं जी. एलियस इसको दे देते हैं ए का. यहाँ पे ए डॉट नेम, ए डॉट वैल्यू और ए डॉट नहीं उठाया इसको, यहाँ पे नहीं उठाएगा. चलिए यहाँ पे देखते हैं डिस्क्राइब किया सकते हैं. डिस्क्राइब $, पैरामीटर उसको सेलेक्ट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं. हाँ, तो हमने डिस्क्राइब किया वीडियो से पैरामीटर को. उसमें देखें इस सेस मॉडिफाइबल का एक कॉलम है, तो हम कर लेते हैं इस इंस्टेंस मॉडिफाइबल का एक कॉलम है. और इसको एग्जीक्यूट करते हैं. नेम ए डॉट वैल्यू ए डॉट इज सेस मॉडिफाइबल ए डॉट इज इंस्टेंस मॉडिफाइबल फ्रॉम वीडा से पैरामीटर. उसको ए का एलियस दे दें. फिर नेम लाइक परसेंटेज पूल परसेंटेज कोई भी करें आप. नेम लाइक ना भी करें. ऐसे मैं चाहता हूँ सिर्फ सारे पैरामीटर मुझे दिखाए. मैं यहाँ इतना सेट करके एग्जीक्यूट कर दूंगा. सारे दिखा रहे हैं आपको. ओके, यहाँ पे देखिए पैरामीटर का नाम दे रहा है, आगे उसकी वैल्यू दे रहा है. सो पहले समझ लें इसके बाद. फिर आगे बता रहा है इस सेस मॉडिफाइबल फॉल्स मीन्स के अल्टर सेशन करके हम इसको चेंज नहीं कर सकते. और आगे इज इंस्टेंस मॉडिफाइबल फॉल्स, इट मीन्स कि ये स्टैटिक पैरामीटर है. अगर आपका इज इंस्टेंस मॉडिफाइबल ट्रू हो तो इसका मतलब वो डायनेमिक पैरामीटर है, और इज इंस्टेंस मॉडिफाइबल फॉल्स हो तो इसका मतलब है वो स्टैटिक पैरामीटर है. स्टैटिक पैरामीटर को अगर आप चेंज करेंगे तो स्कोप इक्वल टू SP5 करेंगे. या तो आप देख लें इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स आपको पता चल जाएगा कि कौन से पैरामीटर है जो किस लेवल पे चेंज किए जा सकते हैं. तो ये बहुत सारे पैरामीटर सारे आपको दिखा रहे हैं. क्लियर है. ओके, अब हम करते हैं एक पैरामीटर है हमारे पास शो पैरामीटर NLS_date के नाम से करें. तो आपके पास एक पैरामीटर है NLS_date_format के नाम से. पैरामीटर डेट. ठीक है. अब आपने इसको चेंज करना है. अच्छा, फॉर एग्जांपल इसको आप करते हैं सिलेक्ट
सिस डेट फ्रॉम ड्यूल इस सेशन में करते हैं, तो आपको डेट इस फॉर्मेट में दिखा रहा है। क्यों एरर दे रहा है? आपको सिस डेट ड्यूल फ्रॉम ड्यूल आपने देख लिया। एक और सेशन ओपन करते हैं, HR से मैं लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ अल्टर सेशन सेट NLS अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट इक्वल्स टू DD/MM/YY स्पेस HH24:MY:SS सेशन अल्टर, ठीक है। और मैं करता हूँ सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूल, तो इस सेशन में डेट इस फॉर्मेट में नजर आ रही है। दूसरे सेशन में आता हूँ सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूल, तो इस फॉर्मेट में नजर आ रही है। तो आप एक पर्टिकुलर यूजर अपने हिसाब से सेशन को चेंज करके ये पैरामीटर सेट कर सकता है और उसका स्कोप उस सेशन तक रहेगा। जैसे एग्जिट करेगा ये खत्म हो जाएगा, दोबारा कनेक्ट करेगा, नए सिरे से इसको अल्टर सेशन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप ये जो पैरामीटर है ये अल्टर सेशन करके भी चेंज किया जा सकता है और अल्टर सिस्टम करके भी चेंज किया जा सकता है। अल्टर सिस्टम करके करेंगे तो ये पैरामीटर जाके पैरामीटर फाइल में चेंज हो जाएगा और फिर उसका इफेक्ट सारे यूजर्स के लिए होगा। सो अल्टर सेशन सेट और आगे पैरामीटर का नाम इक्वल टू दें, वैल्यू दें, तो उस पैरामीटर का इम्पैक्ट उस सेशन तक होगा। अल्टर सिस्टम करके कोई पैरामीटर चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पूरी डेटाबेस के ऊपर होगा। और यहाँ पे उसने देखे स्कोप इक्वल टू SP फाइल किया, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकता था, ये चेंज नहीं करना चाह रहा था वो फिर वो स्कोप के साथ करें। वो चाहता है कि जैसे एक पैरामीटर है वो चाहता है चेंज रन टाइम पे भी चेंज हो सकता है, लेकिन वो चाहता है कि नेक्स्ट स्टार्टअप पे वो इफेक्टिव हो, तो आप स्कोप इक्वल टू SP फाइल करेंगे तो करंट इन्वायरमेंट में चेंज नहीं होगा। डेटाबेस स्टार्टअप हमने देख लिया। एंटरप्राइज मैनेजर से स्टार्टअप कर सकते हैं, उसके मेन पेज में जाके स्टार्टअप का ऑप्शन है, बटन है, उस पर क्लिक करें तो स्टार्टअप करेंगे तो शट डाउन होगी, डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा, नो माउंट स्टेज पे आ जाएगी, कंट्रोल फाइल ओपन होगी, इंस्टेंस माउंट स्टेज पे आ जाएगा डेटाबेस। और फिर जब आप डेटाबेस ओपन करेंगे तो आप ऑल डाटा फाइल्स और आपकी रिटल फाइल्स ओपन हो जाएंगी और डेटाबेस ओपन स्टेज में होगी। सिंपली स्टार्टअप कर सकते हैं, स्टार्टअप माउंट कर सकते हैं, अल्टर डेटाबेस माउंट, अल्टर डेटाबेस ओपन किया जा सकता है। या शट डाउन एंड ओरेकल इंस्टेंस, अगर आपने शट डाउन करना है तो शट डाउन के लिए आपके पास ऑप्शन हैं, अबर्ट है, इमीडिएट है, ट्रांजैक्शनल एंड नॉर्मल है। अगर आप शट डाउन नॉर्मल करेंगे या सिंपली शट डाउन लिखेंगे, इसका मतलब आपने डेटाबेस प्रॉपर तरीके से डाउन कर रहे हैं। शट डाउन आपने सिंपली शट डाउन लिखा या शट डाउन नॉर्मल लिखा, दैट इज इक्वलेंट। तो क्या होगा, जितने भी नए यूजर कनेक्ट होने आ रहे हैं उनको कनेक्ट नहीं होने दिया जाएगा, उनका मैसेज आएगा डेटाबेस शट डाउन हो रही है। लेकिन ऑलरेडी जो कनेक्टेड यूजर हैं वो भी उनको डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा। अब वो यूजर जब खुद डिस्कनेक्ट होंगे सारे तो फिर डेटाबेस डाउन होगी। अगर वो यूजर 2 घंटे तक डिस्कनेक्ट नहीं होते तो डेटाबेस डाउन नहीं होगी, लेकिन नया कोई यूजर भी कनेक्ट नहीं हो सकता। तो शटडाउन नॉर्मल हम नहीं करते। देन शटडाउन ट्रांजैक्शनल है। शटडाउन ट्रांजैक्शनल में ये होता है कि आप शटडाउन ट्रांजैक्शनल करें और नए आने वाले यूजर्स को कनेक्ट नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी जो कनेक्टेड यूजर्स हैं उनमें जो ऐसे यूजर जो काम कर रहे हैं, जो कोई ट्रांजैक्शन चला रहे हैं, ट्रांजैक्शन क्या होती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, उनमें से कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ऑपरेशन का कंप्लीट होने का वेट किया जाएगा। जब वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए और यूजर कमिट या रोल बैक इशू कर दे तो जैसे ही यूजर ने कमिट या रोल बैक किया उनका काम सेव किया जाएगा और डेटाबेस डाउन कर दिया। फिर तीसरा ऑप्शन है आपके पास। अब इस केस में इशू यह है कि हो सकता है एक ट्रांजैक्शन चली और वो 2 घंटे के बाद वो कंप्लीट हो जाके तो 2 घंटे वेट करता रहेगा, डेटाबेस डाउन नहीं होगी, मसला आ जाएगा, नए यूजर कनेक्ट नहीं हो सकेंगे 2 घंटे के लिए। फिर आपके पास शटडाउन इमीडिएट है। शटडाउन इमीडिएट के केस में क्या होता है, फोर्सफुली सारे यूजर्स को डिस्कनेक्ट कर देता है, वो जो काम कर रहे होते हैं उनको रोल बैक कर दिया जाता है और डेटाबेस प्रॉपर तरीके से डाउन कर दिया। इसे हम शटडाउन इमीडिएट करते हैं ताकि हमें वेट ना करना पड़े। और फोर्थ ऑप्शन है शटडाउन अबर्ट। अबर्ट के केस में अब नॉर्मल डाउन होता है डेटाबेस, उसमें फिर शटडाउन इमीडिएट ट्रांजैक्शन नॉर्मल के केस में प्रॉपर तरीके से चेक पॉइंट अकर होता है, सारा डर्टी बफर्स उठा के डाटा फाइल्स के अंदर राइट किए जाते हैं और प्रॉपर तरीके से डेटाबेस क्लोज की जाती है। नेक्स्ट स्टार्टअप पे इसको कोई रिकवरी की जरूरत नहीं होती। लेकिन शटडाउन अबर्ट करेंगे तो डेटाबेस प्रॉपर तरीके से डाउन नहीं होगी, इम्प्रॉपर डाउन होगी, नेक्स्ट स्टार्टअप पे इसको रिकवरी की जरूरत है। कभी लेट से शटडाउन इमीडिएट करें और वो ना डाउन हो, काफी देर तक वेट करते रहे तो फिर आप शटडाउन अबर्ट करते हैं, अदरवाइज आप नहीं करते। तो इसके लिए इससे मसले हो सकते हैं। करते ही इमीडिएट शटडाउन ट्रांजैक्शन नॉर्मल तो कर ही नहीं सकते ना, हमें क्या पता।
कभी भी डेटाबेस में कोई पैरामीटर चेंज किया या कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं डेटाबेस डाउन करके माउंट पे लेके आनी है या लो माउंट पे लेके आनी है, तो फिर हमें करना पड़ता है वंस इन अ वीक। Because you got work in the environment. या you know, तो अब देखें रन जब फ्री कार्ड होंगे या यूजर यूज करेंगे उस वक्त तो नहीं करेंगे जब तक कोई मसला ना है। अदरवाइज लेट से रात को कोई एक्टिविटी है, आपने पैरामीटर चेंज करना है, तो उसके लिए वो पैरामीटर ऐसा है जो कि रीस्टार्ट मांग रहा है, तो फिर उस वक्त आप शट डाउन करेंगे और शट डाउन इमीडिएट करेंगे। शटडाउन ऑप्शंस ड्यूरिंग शटडाउन नॉर्मल, शटडाउन ट्रांजैक्शन और शटडाउन इमीडिएट, अनक्विटेड चेंजेस, रोल बैक फॉर इमीडिएट ऑन द वे डाउन। ठीक है, डेटाबेस बफर कैशे, रिटर्न टू डिस्क, डाटा फाइल्स प्रॉपर तरीके से चेक होता है, रिसोर्सेज रिलीज, कंसिस्टेंट डेटाबेस या क्लीन डेटाबेस डाउन होती है, ऑन द वे अप, नो इंस्टेंस रिकवरी इज रिक्वायर्ड। शटडाउन सिंपली करेंगे तो शटडाउन नॉर्मल के इक्विवेलेंट होगा, शटडाउन ट्रांजैक्शन है, शटडाउन इमीडिएट है या शटडाउन अबर्ट है। शटडाउन अबर्ट जो है ना वो नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग शटडाउन अबर्ट या आपका इंस्टेंस फेलियर हो जाए या आपका आप स्टार्टअप फोर्स कर दें, स्टार्टअप फोर्स भी एक कमांड है। स्टार्टअप फोर्स क्या करती है, शटडाउन अबर्ट करती है और फिर डेटाबेस को स्टार्टअप भी कर देती है। तो ऑन द वे डाउन, मॉडिफाइड बफर्स नॉट रिटर्न टू डेटा फाइल्स, अनकमिटेड चेंजेस नॉट रोल्ड बैक, इनकंसिस्टेंट या डर्टी डेटाबेस डाउन होती है। ऑन द वे अप, ऑनलाइन रिडूलॉग फाइल्स आर यूज्ड टू रिअप्लाई चेंजेस, undo segments used to roll back uncommitted changes of resources release किए जाते हैं, यानी कि इंस्टेंस रिकवरी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, आपने शटडाउन अबर्ट किया या स्टार्टअप फोर्स किया तो इसका मतलब है आपकी मशीन, आप यही समझ लें कि आपकी मशीन अब नॉर्मल स्टार्ट हो गई, रीस्टार्ट हो गई। ठीक है जी। ब्लैकआउट, अच्छा ब्लैकआउट ये है कि इंटरप्राइज मैनेजर में ना आप अलर्ट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अलर्ट्स में फिर आपको बताता है कि डेटाबेस, आपको अगर डेटाबेस डाउन कर देना तो आपको अलर्ट आना शुरू हो जाता है कि डेटाबेस डाउन हो गया, डेटाबेस डाउन हो गया, डेटाबेस डाउन हो गया। आप अगर डेटाबेस में, आप दो तरह की डेटाबेस की मेंटेनेंस होती है, एक होती है डेटाबेस, दो तरह की डेटाबेस की डाउन टाइम होते हैं, एक होते हैं प्लान डाउन टाइम, एक होता है अनप्लान डाउन टाइम। प्लान डाउन टाइम में आपको पता है कि मैंने 10 से 11 बजे तक एक एक्टिविटी करनी है, उसमें डेटाबेस डाउन करनी है, वो तो ठीक है। एक अनप्लान डाउन होता है जिसमें डेटाबेस खुद ही डाउन होगी और एरर आना शुरू होगी। अनप्लान डाउन के टाइम के केस में तो ठीक है, आपको अलर्ट्स आने चाहिए, लेकिन प्लान डाउन टाइम के केस में आपको अलर्ट्स नहीं आने चाहिए। तो आप चाहते हैं आपको पता है कि डेटाबेस आप खुद डाउन कर रहे हैं और थोड़ी देर में आप कर देंगे, तो आपको वैसे बिला वजह थोड़ी देर बाद ईमेल आना शुरू हो जाएंगे। आपको आप अगर ईमेल में आपके सीनियर भी हैं, आपके मैनेजर्स भी हैं, उनको भी ईमेल आना शुरू हो जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे क्यों डाउन हुई है। तो आप इंटरप्राइज मैनेजर में ब्लैकआउट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ब्लैकआउट में आप टाइम बताते हैं और डेटाबेस का नाम बताते हैं कि ब्लैकआउट कितने बजे से कितने बजे तक होगा। तो उस दौरान अगर डेटाबेस डाउन आप करते हैं तो वो फिर अलर्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ब्लैकआउट का क्या पर्पज है, प्लान्ड डाउन टाइम अगर आप ले रहे हैं तो उसमें मैसेजेस ना दे, अलर्ट्स ना आपको शो करे, वो आप ब्लैकआउट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आगे चल के देखते हैं। देन है जी अलर्ट लॉग फाइल। अलर्ट लॉग फाइल इज द मोस्ट क्रिटिकल फाइल इन द डेटाबेस। ये टेक्स्ट बेस्ड फाइल है जिसमें डेटाबेस के सारे एरर्स या इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस कब शट डाउन हुई, कब स्टार्टअप हुई, अगर अब नॉर्मली शट डाउन हुई तो किस वजह से हुई, चेक पॉइंट किस वक्त तक हुआ, लॉग स्विच किस वक्त तक हुआ, बैकअप किस वक्त हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। ये आप अलर्ट लॉग फाइल देख सकते हैं इंटरप्राइज मैनेजर में, या कमांड लाइन से भी देखी जा सकती है। मेरे पास इंटरप्राइज मैनेजर ये चल रहा है जी। क्या करूंगा जी, सिस्टम या सिस से आप भी इंटरप्राइज मैनेजर स्टार्ट कर लेंगे, EMCTL स्टार्ट डीबी कंसोल करेंगे ना एक टर्मिनल पे, EMCTL स्पेस ये कमांड लाइन पे करना है, उसमें एसक्यूएल क्लास पे नहीं करना, EMCTL इकट्ठा लिखना है, स्पेस स्टार्ट स्पेस डीबी कंसोल। EMCTL स्पेस स्टार्ट स्पेस डीबी कंसोल, DB इकट्ठा लिखना है, कंसोल CONSOL। वो थोड़ा टाइम लेगा स्टार्ट होते हुए। ठीक है, Disconnected from Oracle database क्या चीज disconnected from Oracle database. इधर सामने करें। तो
अलर्ट लॉग फाइल में आपकी डेटाबेस के जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं ना वो आपको नजर आ रहे होते हैं। और इसमें जो एंट्रीज है, इसमें जो ओके अच्छा, नाउ आप इंटरप्राइज मैनेजर में यू विल सी द लॉग फाइल्स। लॉग फाइल कहाँ पे देखेंगे आप? इंटरप्राइज मैनेजर में लॉगिन होंगे जब, तो सबसे बॉटम में चले जाएंगे और यहाँ पे है जी अलर्ट लॉग कंटेंट्स, ये सेकंड रो में सेकंड लेवल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा जी, आपसे पूछा कि कितनी लाइंस आपको दिखाए, लेट्स से लास्ट 50। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाटा एंटर होता है, मीन्स के लेटेस्ट एंट्री फाइल के बॉटम में होती है। तो ये आपको फिर वो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो उस फाइल के, जब भी लेट्स से हम सुबह डेली आके मैं क्या करता हूँ अपनी डाटाबेस की अलर्ट लॉग फाइल देखता हूँ कि प्रीवियस जो टाइम गुजरा है जिस दौरान मैं डाटाबेस को मॉनिटर नहीं कर सका उसमें कोई डाटाबेस में एरर तो नहीं आए, तो आपको इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ पे देखें कोई एरर नहीं आ रहा, नोटिफिकेशंस हैं ये बाकी चीजें हैं लेकिन कोई एरर नहीं है, इसका मतलब मेरी डाटाबेस स्मूथ काम कर रही है। एरर होगा ना तो ओरा एरर लिखा होगा, एरर ओरा डैश और आगे कोई नंबर आएगा यहाँ पे इस जगह में ना मैसेज के अंदर, तो आपको कोई लिखा हुआ आएगा कि वो क्या है। और यहाँ पे टाइप में भी आपको ना, ये टाइप में आपको लिखा होगा एरर है या नोटिफिकेशन है या अननोन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने कोई भी जब वो पैरामीटर चेंज किए थे ना, जैसे मैंने चेंज किया था अल्टर सिस्टम सेट एसक्यूएल ट्रेस इक्वल टू फॉल्स, तो जो भी आपको कमांड्स देते हैं ना डेटाबेस में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स है जो सिस्टम देते हैं, तो वो इसमें आके ट्रेस हो जाती है कि किस वक्त कमांड दी थी, क्या कमांड दी थी और क्या हुआ था उसमें, ठीक है। तो अगर कमांड रॉन्ग हो जाए वो नहीं इसमें आएगी। अलर्ट लॉग हिस्ट्री, अलर्ट हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको वो दिखाएगा कि कितने क्रिटिकल आपकी डेटाबेस पे एरर आए। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा चला जाऊँ इस पे, लिंक पे क्लिक करता हूँ, ये जो लिंक है दोबारा से बॉटम ऑफ द फाइल और इसमें होगा जी या ये अलर्ट हिस्ट्री, ठीक है, इस पे क्लिक करें, ये आपको दिखाएगा जी आपकी डेटाबेस में कोई मतलब क्लियर का ग्रीन अगर सारा कलर आ जाता है मतलब क्लियर है डेटाबेस, माउंट स्टेज पे क्लियर थी, अन माउंट पे भी क्लियर थी, इंस्टेंट स्टेटस में रेड आ रहा है एक जगह, रेड का मतलब है कि ये डेटाबेस कभी डाउन हुई थी, ठीक है। बाकी सारा क्लियर, वार्निंग्स आ रही है लेकिन वो कोई मसला नहीं है, बाकी आपका क्लियर आ रहा है। अगर आपको रेड बहुत ज्यादा नजर आ रहा है इसका मतलब है कि आपके डेटाबेस में रेड अलर्ट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको देखने की जरूरत है। वो फिर रेड अलर्ट्स कहाँ पे देखेंगे आप जाके, वो अलर्ट लॉग के कंटेंट्स जाके देखेंगे। बट database time spent waiting is almost getting not the कोई मसला नहीं या यानी जी ट्रेस फाइल्स, एक तो अलर्ट लॉग फाइल होती है, एक होती है ट्रेस फाइल। सो अलर्ट लॉग फाइल आपकी स्टोर होती है सो डेटाबेस में एक तो होती है अलर्ट लॉग फाइल, ठीक है। अच्छा अलर्ट लॉग फाइल पड़ी होती है आपकी जी, एक पैरामीटर है बैकग्राउंड, अंडरस्कोर डम्प,
अंडरस्कोर टेस्ट। ये पैरामीटर देखना तो कैसे देखेंगे? ये पैरामीटर देखना तो कैसे देखेंगे? क्या पैरामीटर, कोई पैरामीटर चेक करना हो तो कैसे करेंगे? शो पैरामीटर, हाँ, और पैरामीटर का नाम, ठीक है। बैकग्राउंड टर्म टेस्ट में जो पाथ नजर आ रहा होता है ना आपको, उस पाथ पे आपकी अलर्ट लॉग फाइल पड़ी होती है। आपको ये पूरा पाथ है U01 APP Oracle Direct RDBMS RDB DB1 DB11G फिर DB11G ट्रेस, इस लोकेशन पे अलर्ट लॉग फाइल पड़ी हुई है। आप इस लोकेशन पे जाना चाहें तो सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ, CD पेस्ट, यहाँ पे फाइल, बहुत सारी फाइल्स पड़ी होंगी। हर फाइल की एक्सटेंशन, कुछ फाइल्स होंगी .drm, कुछ होंगी .trs। ये टाइम एंड अगेन यहाँ से रिमूव कर देनी चाहिए। rm-f static.trc, ठीक है। एक फाइल आपकी होगी अलर्ट अंडरस्कोर आपकी डेटाबेस का नाम .log, वो भी हमने जो उसमें से देखे थे ना, शो ऑर्डर लॉग कंटेंट, उसी फाइल में से दिखा रहा था। इस फाइल को अगर आपने देखना हो तो VI करके ओपन कर लें या gedit में ओपन कर लें, या फिर आप टेल माइनस लेट से 30 और आगे फाइल का नाम, टेल माइनस 30 और आगे फाइल का नाम देंगे तो इस फाइल के लास्ट 30 लाइन आपको शो कराएगा। लास्ट 30 लाइन आपको शो कराएगा तो कोई एरर नहीं आएगी। तो अलर्ट लॉग फाइल आपकी, ये जो पैरामीटर जहां पे पॉइंट कर रहा होता है वहां पे पड़ी होती है, और अलर्ट लॉग फाइल का नाम होता है जी अलर्ट अंडरस्कोर आपकी डेटाबेस का नाम, जो हमारे केस में DB11G है, डॉट और आगे नाम से। ये फाइल ग्रो करती रहती है, इसलिए टाइम एंड अगेन इस लोकेशन पे जाके ना इस फाइल को या तो डिलीट कर देना चाहिए। आप डिलीट करेंगे तो ओरेकल खुद ही फाइल बना लेगा, ठीक है, जब उसको चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे ये फाइल पड़ी है, मैं इसको कहता हूँ rm-f अलर्ट, ये डिलीट हो जाएगी। अब जब ओरेकल को चाहिए होगी खुद ही नई फाइल बना लेगा, ठीक है। देन आपके जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं वो भी अपनी अपनी फाइल बनाते हैं। तो एक तो अलर्ट लॉग फाइल होती है ना, एक आपका लेट से सर्वर प्रोसेस है, एक यूजर के अगेंस्ट S1, एक सर्वर प्रोसेस है S2 यूजर प्रोसेस 2 के अगेंस्ट। इसी तरीके से आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से, DB, WR, लॉग राइटर एंड सो ऑन, ठीक है। इनको भी अगर कोई एरर्स हो या इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी हो ना तो ये अपनी ट्रेस फाइल बनाते हैं। ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो ये ट्रेस फाइल्स भी, यहाँ पे बैकग्राउंड टर्म टेस्ट पॉइंट कर होता है, वहीं पे ये ट्रेस फाइल्स भी पड़ी होती है। इन फाइल्स की एक्सटेंशन होती है, नाम जो मर्जी हो, आखिर में .trc आ रहा होता है। हमने देखी थी बहुत सारी फाइल्स, तो ये अपनी बहुत सारी ट्रेस फाइल्स बनाते हैं। तो इन फाइल्स को भी टाइम एंड अगेन रिमूव करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज्यादा स्पेस ले ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इनमें इनके एरर्स होते हैं, इन फाइल्स को ओपन करके आप देख सकते हैं। ईच सर्वर एंड बैकग्राउंड प्रोसेस कैन राइट टू एन एसोसिएटेड ट्रेस फाइल, एरर इन्फॉर्मेशन रिटर्न टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेस फाइल, ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी, वो लोकेशन जहां पे ये ट्रेस फाइल पड़ी होती है उसको ADR कहते हैं। वो जो पूरा फोल्डर का पाथ था ना, दैट इज कॉल्ड, वो लेकर 11G1, दैट इज कॉल्ड ADR, ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी, ठीक है। देन ये डायनेमिक परफॉर्मेंस व्यूज, पहले डाटा डिक्शनरी देखते हैं और फिर डायनेमिक परफॉर्मेंस व्यूज की तरफ आते हैं। अच्छा जी, डाटा डिक्शनरी क्या होती है जी? Dictionary is where all the
execution plan to create execution plan that is नहीं, वो तो डिक्शनरी कैसे होती है ना, डाटा डिक्शनरी क्या होती है जी? डाटा डिक्शनरी यस, ओरेकल के इंटरनल बहुत सारे टेबल्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस में एक तो यूजर डिफाइंड टेबल्स होते हैं और एक डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट बहुत से टेबल बन जाते हैं सिस यूजर की ओनरशिप में, ठीक है। दोस इंटरनल टेबल्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड डाटा डिक्शनरी। इन टेबल्स के ऊपर ओरेकल ने हमें व्यूज बना के दिए हमें, ठीक है ना। व्यूज आपने खुद भी बनाए थे ना, तो इन व्यूज को हम कहते हैं डाटा डिक्शनरी व्यूज। ठीक है, वी यूज डाटा डिक्शनरी व्यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस किस स्टेट में है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, डेटाबेस की हेल्थ सही है, डेटाबेस में कोई इश्यूज तो नहीं है, डेटाबेस में कोई मसले मसाइल तो नहीं है, डेटाबेस में कितने यूजर्स हैं, उनके क्या पासवर्ड्स हैं, एंड उनके क्या क्या राइट्स हैं, उन्होंने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, उन्होंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, सो है ऑन एंड सो फोर्थ। ये डाटा डिक्शनरी में है। तो वी एज अ डीबीए हम क्या करते हैं, डाटा डिक्शनरी के थ्रू डेटाबेस को मैनेज कर देते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डाटा डिक्शनरी को कॉल करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन दे देता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ ठीक है डेटाबेस सही चल रही है, ठीक है। सो वी DBAs use data dictionary to view the information of the database। और ये हम कैसे देखते हैं, डाटा डिक्शनरी व्यूज के थ्रू। टेबल्स के ऊपर भी ट्रैक हम क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कोई ज्यादा रीडेबल नहीं होगा, तो हमें ओरेकल ने बहुत सारे व्यूज बना के दे दिए, उन व्यूज के थ्रू हम डाटा डिक्शनरी को कॉल करते हैं। जो डाटा डिक्शनरी के जो व्यूज हैं उनके कुछ नाम हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यूज हैं, जैसे डाटा डिक्शनरी के बहुत सारे व्यूज हैं जो DBA अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं, कुछ हैं जो जिनका नाम ऑल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, कुछ का नाम है जो यूजर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, ठीक है। दीज आर द व्यूज जो कि डाटा डिक्शनरी के अंदर क्रिएटेड होते हैं। अच्छा, जैसे अगर आपने टेबल्स की इंफॉर्मेशन देखनी हो तो DBA अंडरस्कोर टेबल्स का एक व्यू है, ऑल अंडरस्कोर टेबल्स का भी है, यूजर अंडरस्कोर टेबल्स का। इसी तरीके से व्यूज की इंफॉर्मेशन देखनी है, DBA अंडरस्कोर व्यूज का एक डाटा डिक्शनरी है, ऑल अंडरस्कोर व्यूज का भी है, यूजर अंडरस्कोर व्यूज का, एंड सो बहुत सारे डाटा डिक्शनरी है। आप करते हैं ना सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टैब, तो आपको क्या नजर आता है? तो ये एक्चुअली ये जो टैब क्या है, ये डाटा डिक्शनरी का व्यू है जो आपको अपने टेबल्स नजर दिखाता है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर एंड उसको टेबल्स भी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको वही टेबल, लेकिन ज्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन नजर आएगी उसमें, क्लियर है। तो अगर कोई यूजर अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले किसी व्यू को क्यूरी करता है तो उसको उसके अपने ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल SQL क्लास में कनेक्ट हो जाते हैं HR से, डिस्क्राइब करता हूँ यूजर अंडरस्कोर टेबल। डाटा डिक्शनरी पे के जो यूजर अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले व्यूज हैं उन पे बाय डिफॉल्ट एक यूजर क्रिएट होता है, तो खुद ही उसको राइट्स मिल जाते हैं, हमें राइट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, देखें देयर आर नंबर ऑफ कॉलम्स। हमें सिर्फ लेट से हमें यहाँ टेबल का नाम चाहिए, वो कौन सी टेबल स्पेस में है उसका टेबल स्पेस का नाम चाहिए, तो मैं करूँगा सिलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम कॉमा टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स। तो इस यूजर की ये टेबल्स दिखा रहे हैं और कौन कौन सी टेबल स्पेस में वो दिखा रहे हैं। एक और यूजर से मैं कनेक्ट होता हूँ, वो यूजर है स्कॉट, उसको वो अकाउंट लॉक हुआ, मैं उसको अनलॉक कर लूँ, अल्टर यूजर स्कॉट, ठीक है, स्कॉट से कनेक्ट किया। अब ये अगर करता है सिलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम कॉमा टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स, तो उसको अपने टेबल नजर आ रहे हैं, वो है यूजर अंडरस्कोर टेबल्स को क्यूरी कर रहा है ये भी,
और ये भी यूजर अंडरस्कोर टेबल्स को क्यूरी कर रहे हैं, दोनों को अपने अपने टेबल नजर आ रहे हैं। तो ऐसे व्यूज जो यूजर अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं उनको अगर कोई यूजर कॉल करे, कोई भी यूजर कॉल करे, चाहे वो सिस है, चाहे वो सिस्टम है, चाहे वो स्कॉट है, चाहे वो HR है, चाहे कोई भी यूजर आपने क्रिएट किया, उसको अपने ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे जो उसने खुद क्रिएट किया, जो जिनका वो ओनर है। ठीक है। अब इसी तरीके से लेट्स से एक यूजर HR है, ये HR यूजर है, शो यूजर करें, आपको यूजर दिखाएगा, यूजर इज HR यूजर अपने एक टेबल के ऊपर, एम्प्लॉयज के टेबल के ऊपर स्कॉट यूजर को सेलेक्ट के राइट दे देता है। तो ये करेगा ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉयज टू स्कॉट। अब स्कॉट यही क्यूरी दोबारा चलाता है, सेलेक्ट टेबल नेम, टेबल स्पेस नेम फ्रॉम यूजर टू, लेकिन इसको अपने ही टेबल नजर आ रहे हैं, उसके टेबल नहीं आ रहे, उसको राइट्स हैं उस टेबल के ऊपर, लेकिन वो टेबल इसको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। वो क्या करेगा, वो करेगा जी सिलेक्ट टेबल नेम, टेबल स्पेस नेम फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर टेबल्स। ठीक है, उसको ये देखें एम्प्लॉयज टेबल नजर आ रहा है HR का। ठीक है, तो उसको और भी बहुत सारे टेबल्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट राइट्स मिल गए हैं। तो जब भी आप ऑल अंडरस्कोर टेबल्स को क्यूरी करते हैं तो एक यूजर को अपने टेबल्स भी नजर आते हैं, प्लस जिनके ऊपर उसको राइट्स हैं, वो उसके अपने तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर उसको राइट्स है, वो भी नजर आते हैं उसको। हाँ, लेकिन वो वो ये भी कर सकते हैं, उसमें फिर ये करेगा डिस्क्राइब ऑल अंडरस्कोर टेबल्स। तो इसमें ले लेगा जी फॉर एग्जांपल, इसमें ओनर के नाम से एक कॉलम है, वो ले लेगा सिलेक्ट ओनर अमर टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर टेबल्स वेयर ओनर इक्वल्स टू HR। उसको वो HR के सिर्फ टेबल दिखाएगा, लेकिन ये वो उसको वो दिखाएगा जिसके ऊपर उसको राइट्स हैं। अगर वो प्योर देखें HR के पास तो बहुत सारे टेबल्स हैं, लेकिन उसको वो सिर्फ एम्प्लॉयज दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको स्क्वाड को सिर्फ इसी टेबल के ऊपर राइट्स हैं। तो ऑल अंडरस्कोर टेबल्स को अगर आप क्यूरी करेंगे या ऑल अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले व्यूज को अगर आप क्यूरी करेंगे तो आपको अपने ऑब्जेक्ट्स में नजर आएंगे, प्लस मतलब वो जो भी आप जिनकी ओनरशिप नहीं है आपके पास लेकिन उनके ऊपर राइट्स हैं आपके पास, तो वो भी आपको नजर आएंगे। देन DB अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले व्यूज हैं, वो सिर्फ सिस और सिस्टम यूजर एक्सेस कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल यूजर्स को DB अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले व्यूज नजर नहीं आते, उनको राइट्स नहीं होते। तो जो DB अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे वो सिस या सिस्टम यूजर एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, कैन बी ग्रांटेड। ठीक है, DB अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाली जितने भी यूज हैं उनमें अगर आप करेंगे सिलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम DB अंडरस्कोर टेबल्स, तो सारे यूजर्स के सारे टेबल्स आपके पास आ जाएंगे। एक DBA सबके टेबल्स देख सकते हैं ना, या ये तो पावरफुल यूजर। तो अगर एक DBA टेबल देखना चाहे कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कनेक्ट हो जाता हूँ और उसका पासवर्ड, इस वक्त में एक DBA यूजर से सिस्टम से कनेक्ट, सिस्टम भी एक पावरफुल यूजर है। मैं करता हूँ सिलेक्ट ओनर टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम DBA अंडरस्कोर टेबल्स। जितने भी इस डेटाबेस में यूजर्स हैं उनके जितने टेबल्स हैं वो सारे नजर आ जाएंगे, सारे यूजर्स हैं। मैं एक पर्टिकुलर यूजर के देखना चाहता हूँ, मैं करूँगा जी सिलेक्ट ओनर टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर DBA अंडरस्कोर टेबल्स वेयर ओनर इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल HR। तो सिर्फ HR के टेबल मुझे दिखा देगा। ठीक है, अब आपने जितनी क्यूरीज लिखनी होंगी ना वो डाटा डिक्शनरी पे लिखेंगे आप। वो जो अभी आपने प्रैक्टिस की थी ना पहली बुक में, वही क्यूरीज वो आप उन टेबल्स पे नहीं होंगी, आप वही क्यूरीज यही होंगी, आपने सेलेक्ट करना है अपनी मर्जी से कॉलम सेलेक्ट करने, लेकिन वो डाटा डिक्शनरी पे आप कर रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे, ट्रू फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, बहुत सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो कुछ पे डाटा डिक्शनरी पे। इसी तरीके से आपके पास ये डाटा डिक्शनरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आती है? ये जो आपके व्यूज है जो मैंने अभी आपको बताया, 3 तरह के व्यूज, DB अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले, ऑल अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले, यूजर अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले, बहुत सारे जैसे DB अंडरस्कोर टेबल्स भी है, DB अंडरस्कोर इंडेक्सेस भी है, DB अंडरस्कोर व्यूज भी है, DB अंडरस्कोर प्रोसीजर्स भी है, बहुत सारे व्यूज है। इसी तरीके से यूजर अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे, इसी तरीके से ऑल अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे। इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आते हैं? जब आप क्लियर करते हैं कहाँ से आपको डाटा दिखा रहे हैं? ये डाटा आपको दिखाते हैं डाटा डिक्शनरी के बेस टेबल्स में से, इनमें से ये जो हमें पढ़े। ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर हुए हुए?
डाटा फाइल्स के अंदर। कौन सी डाटा फाइल के अंदर? एक टेबल स्पेस है, उसका नाम है सिस्टम। एक सिस्टम यूजर का नाम भी है, सिस्टम टेबल स्पेस का नाम भी है। सिस्टम के नाम से टेबल स्पेस है, उसकी डाटा फाइल में ये सारे टेबल स्टोर हुए हैं और ये सिस यूजर की ओनरशिप में है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये व्यूज कब एक्सेसिबल होंगे? ये सारे व्यूज जब होंगे उनको किस स्टेज पे हम क्यूरी कर सकते हैं? डेटाबेस की 3 स्टेजेस है ना, डेटाबेस की 3 स्टेजेस हैं, नो माउंट, माउंट, ओपन। तो मुझे ये बताएं, जो हमने व्यूज पढ़े अभी db अंडरस्कोर से, ये तीनों जो व्यूज हैं ये इन्फॉर्मेशन कहां से लेके आ रहे हैं? अभी हमने पढ़ा डेटा फाइल में से। डाटा फाइल कब अवेलेबल होती है? जब आपकी डेटाबेस माउंट से ओपन पे चली जाए सक्सेसफुली, तो यहाँ इस स्टेज पे डेटाबेस फाइल ओपन होती है। इसका मतलब है ये व्यूज उस वक्त एक्सेसिबल होंगे जब डेटाबेस ओपन होगी। अगर डेटाबेस माउंट स्टेज पे है या नो माउंट स्टेज पे है तो इन व्यूज में से आप डाटा नहीं देख सकते, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन डाटा फाइल में से लेके डाटा फाइल अभी ओपन ही नहीं होगी। क्लियर? तो दीज व्यूज आर अवेलेबल ओनली एट ओपन स्टेज। अब सर्टन केसेस होते हैं कि जब हमने माउंट स्टेज पे कुछ मेंटेनेंस करनी होती है या नो माउंट पे मेंटेनेंस करनी होती है और हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इन्फॉर्मेशन तो इन व्यू से गेट नहीं की जा सकती। उसके लिए ओरेकल ने आपको डायनेमिक परफॉर्मेंस व्यूज दिए जो कि $20 से स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे व्यूज हैं जो कि $20 से स्टार्ट होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन या तो कुछ व्यूज है इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कंट्रोल फाइल से, ठीक है, माउंट स्टेज पे कंट्रोल फाइल एक्सेसिबल होती है, और कुछ व्यूज इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं SGA से, इंस्टेंस में, मेमोरी में से। वो मेमोरी क्योंकि नो, जैसे डाटाबेस नो माउंट स्टेज पे है मेमोरी तो अवेलेबल हो जाती है, इसलिए बहुत सारे $20 वाले व्यूज आपको एक्सेसिबल हो जाते हैं। तो आपने नो माउंट या माउंट स्टेज पे होना पे इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो $20 वाले व्यूज क्यूरी करेंगे, और ओपन स्टेज पे हो तो फिर $20 वाले भी अवेलेबल है, और ये डाटा डिक्शनरी व्यूज भी अवेलेबल है। तो $20 वाले व्यूज को डायनेमिक परफॉर्मेंस व्यूज कहते हैं, और ये db अंडरस्कोर से या अंडरस्कोर से या 0 अंडरस्कोर से जो स्टार्ट होते हैं इनको डिक्शनरी, डाटा डिक्शनरी व्यूज कहते हैं। जैसे $20 SQL है जो आपको करंटली बताता है कि शेयर्ड पूल में लाइब्रेरी कैशे में इस वक्त कौन कौन सी SQLs पड़ी हुई है, उनके एग्जीक्यूशन प्लान पड़े हुए। $20 सेशन आपको बताता है इस वक्त डेटाबेस में कौन कौन से यूजर्स कनेक्टेड है। $20 लॉक आपको बताता है इस वक्त कौन कौन से यूजर ने कौन कौन सी टेबल्स को लॉक किया हुआ है, ठीक है। डायनेमिक परफॉर्मेंस व्यूज, these views are owned by the sys user, different views are available at different times, इंस्टेंस स्टार्ट हो, डेटाबेस माउंट हो, डेटाबेस ओपन स्टेज पे सारे भी अवेलेबल होते हैं, और माउंट स्टेज पे ऐसे अवेलेबल होते हैं जो माउंट स्टेज पे भी सारे अवेलेबल होते हैं, माउंट और नो माउंट स्टेज पे आपके सिर्फ वो अवेलेबल होते हैं जो इंस्टेंस में से इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। कंट्रोल फाइल क्योंकि माउंट स्टेज पे अवेलेबल होती है ना, तो फिर जब माउंट पे होते हैं तो कंट्रोल फाइल वाले भी $20 वाले बहुत एक्सेसिबल हो जाते हैं। यू कैन क्यूरी $20 फिक्स्ड अंडरस्कोर टेबल टू सी ऑल द व्यूज नेम्स। अगर आपको किसी व्यू का नाम नहीं पता तो $20 फिक्स्ड अंडरस्कोर टेबल को क्यूरी करेंगे, सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम $20 फिक्स्ड अंडरस्कोर टेबल क्यूरी करेंगे, आपको सारे व्यूज के नाम नजर आ जाएंगे, उनके डिस्क्रिप्शन नजर आ जाएंगे। देन इसी तरीके से डाटा डिक्शनरी व्यूज हैं, कुछ db अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं, कुछ ऑल अंडरस्कोर से होते हैं, कुछ यूजर अंडरस्कोर से होते हैं। और अगर बहुत सारे डाटा डिक्शनरी व्यूज हैं उनके नाम स्टोर हुए हैं डिक्शनरी के नाम से व्यू है। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं सारे डाटा डिक्शनरी व्यूज के नाम इसके अंदर और $20 व्यूज के नाम। तो पर्टिकुलर आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि select table underscore name from dictionary where table underscore name like percentage टेबल परसेंट। आप ऐसे सारे डाटा डिक्शनरी व्यूज के नाम लिखना चाहते हैं, किसी भी जगह टेबल आ टेबल डाटा डिक्शनरी व्यूज हैं, ऑल अंडरस्कोर टेक्स्ट टेबल्स के नाम से है, db अंडरस्कोर टेबल्स के नाम से होगा, ये देखें db अंडरस्कोर टेबल्स के नाम से है, यूजर अंडरस्कोर टेबल्स के नाम से होगा, एंड सो ये बहुत सारे आपको व्यूज हैं। जैसे व्यू का नाम आपको ना पता हो तो व्यूज के नाम व्यू में के थ्रू आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। व्यू का नाम ना पता हो तो डिक्शनरी के व्यू को व्यू करेगा, फिर नाम फाइंड करें, डिस्क्राइब करें, सेलेक्ट करें,